जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, झारखंड विधानसभा के पहले चरण के चुनाव के लिए 43 सीटों पर परसों यानी 13 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। आज शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम गया। प्रत्याशी अब जनसंपर्क करेंगे, लेकिन झंडा, बैनर और ऑडियो सिस्टम काम नहीं करेगा। आज हम चर्चा करेंगे कि ये चुनाव जो हो रहा है, इसके नतीजों को हम कैसे समझें या कैसे अनुमान लगाएं। बहुत सारे अनुमान लगते हैं कि फला जीत रहा है, फलाना मजबूत है, लेकिन इस चुनाव की चर्चा करें तो हमको पिछले चुनाव यानी 2019 के विधानसभा चुनाव को भी देखना होगा, समझना होगा, और 2019 से 2024 तक परिस्थितियों में क्या परिवर्तन आए हैं, क्या बदलाव हुआ है, इनको भी देखना और समझना होगा। और अगर हम झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के संभावित नतीजों को समझने के लिए 2019 के विधानसभा चुनाव की स्थितियों का अध्ययन करें तो बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझा जा सकता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में रघुवर सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर साफ साफ दिखाई दे रही थी। रघुवर दास के सरकार चलाने के तरीकों और व्यवहार से संगठन और संगठन के बाहर भी व्यक्तिगत और सार्वजनिक नाराजगी पनप चुकी थी। पारा शिक्षकों पर लाठीचार्ज हो या दूसरी कई ऐसी घटनाएं थी, मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही थी, और नियुक्तियों को लेकर युवाओं का आक्रोश उफान पर था। रघुवर दास सरकार की तरफ से सीएनटी और एसपीटी यानी छोटा नागपुर टेनेंशिएट और संथाल परगना टेनेंशिएट में संशोधन के प्रयास के कारण आदिवासी समाज उद्वेलित था। स्थिति ऐसी थी कि भाजपा के नेताओं का आदिवासी बहुल इलाकों में सहजता से घुस पाना भी मुश्किल था, चुनाव प्रचार तो दूर की बात है। और इस माहौल का असर ये रहा कि राज्य की कुल 28 अनुसूचित जनजाति विधानसभा क्षेत्रों में से 25 विधानसभा सीटों पर यूपीए और 1 पर झारखंड विकास मोर्चा को जीत मिली और भाजपा सिर्फ 2 एसटी सीटों पर सिमट गई। 2 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की विधानसभा सीटें ऐसी थी जो भाजपा जीत पाई। सरयू राय की बगावत ने भी विरोधियों को नए हथियार दे दिए थे और इन नकारात्मक स्थितियों में सुदेश महतो की पार्टी आजसू के साथ चुनावी तालमेल नहीं हो पाने ने आग में घी डालने का काम किया। और इन परिस्थितियों में, या ये कहें कि इन विषम परिस्थितियों में भी भाजपा 25 सीटें जीत पाने में सफल रही। आजसू के अकेले लड़ने के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ऐसे 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर सीटें जीतने में सफल रहे, जहां भाजपा और आजसू के वोटों का बंटवारा हो गया। मतलब तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अगर 2019 के चुनाव में भाजपा और आजसू का चुनावी तालमेल हो गया होता तो 2019 में भी एनडीए सत्ता के करीब पहुंच गया होता। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2019 के विधानसभा चुनाव में रघुवर हटाओ की मुहिम कई कारणों से परवान चढ़ चुकी थी। इसके विपरीत 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को अपने पिछले 14 माह के कार्यकाल के दौरान बनाई गई छवि का भी लाभ मिला था। सब कहते हैं कि हेमंत सोरेन ने उस दौरान यानी 2013-14 के दौरान जो 14 महीने की सरकार चलाई थी, उसमें बहुत बेहतर काम हुआ था, बहुत अच्छा काम हुआ था। 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता और नियोजन नीति लागू करने के वादों ने क्षेत्रीय अस्मिता की भावना को नई ऊर्जा दी और इस ऊर्जा के बूते हेमंत सोरेन लोगों को अपने पक्ष में गोलबंद करने में सफल रहे। 2019 में हर बीतते दिन माहौल हेमंत सोरेन के पक्ष में जाता दिख रहा था। 2019 के चुनाव में रघुवर सरकार को लेकर भाजपा के संगठन और कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी थी और काफी असंतोष था और टिकट बंटवारे ने तो इस असंतोष को और बढ़ा दिया था। और कार्यकर्ताओं में इन कारणों को लेकर चुनाव के प्रति बहुत ज्यादा उत्साह नहीं था। बहुत से विश्लेषकों का यह भी कहना है कि रघुवर सरकार के कामकाज के तरीकों के कारण संघ भी खुश नहीं था। बताया जाता है कि संघ की बेहद कम सक्रियता के कारण भी भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा था। 2019 के विधानसभा चुनाव की परिस्थितियों और 2024 के चुनाव की परिस्थितियों में बहुत अंतर आ चुका है। स्वर्णरेखा और दामोदर में बहुत पानी बह चुका है। इस बार कुछ अपवादों को छोड़ दें तो भाजपा के कार्यकर्ता उत्साह में हैं,
अति सक्रिय हैं। घुसपैठियों का मुद्दा राजनीति का मुख्य केंद्र बन गया है और इसके कारण संघ के सभी संगठन पिछले हर चुनाव की तुलना में कहीं ज्यादा सक्रिय हैं। आदिवासी समुदाय में भाजपा के पक्ष में अगर माहौल नहीं है तो भाजपा के खिलाफ आक्रोश भी नहीं है जैसा पिछली बार था। क्षेत्रीय अस्मिता की भावना की गोलबंदी 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन के पक्ष में थी। 2024 के चुनाव में जयराम महतो के उभार ने क्षेत्रीय अस्मिता की गोलबंदी में जबरदस्त सेंधमारी की है और जयराम महतो आदिवासी मूलवासी वोटों में बहुत बड़ा चंक जो है अपने साथ ले जाते दिख रहे हैं। 2024 के चुनाव में हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर अगर वैसी नहीं है जैसी 2019 में रघुवर दास सरकार के खिलाफ थी तो सत्ता के पक्ष में भी कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है, न कोई उत्साह है। इसके अलावा हेमंत सोरेन को सीता सोरेन, चंपई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम जैसे नेताओं के पाला बदलने से उत्पन्न परिस्थितियों से भी निपटना पड़ रहा है। दूसरी तरफ भाजपा आलाकमान ने पार्टी के सभी तथाकथित गुटों को एक एक करके विधानसभा में सक्रिय कर दिया। सारे पूर्व मुख्यमंत्रियों को एंगेज कर दिया। कोई खुद लड़ रहा है, कोई परिवार का सदस्य कहीं से लड़ रहा है, तो गुटबाजी की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो गई हैं। भाजपा एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार मैया सम्मान योजना और 200 यूनिट फ्री बिजली योजना से लाभान्वित एक बड़े लाभुक वर्ग को जीत का आधार मान रहा है। आश्वस्त है लाभुक वर्ग, लेकिन अगर जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्रीय अस्मिता के नाम पर बंट गया और बेरोजगार युवाओं की नाराजगी ने उफान पकड़ा तो सत्तारूढ़ गठबंधन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दूसरी तरफ 2019 के विधानसभा चुनाव में अपने पिछले कार्यकाल की छवि के कारण हेमंत सोरेन को आदिवासियों के अलावा गैर आदिवासियों ने भी बढ़ चढ़कर समर्थन दिया था, उनके पक्ष में वोट डाले थे। इस कार्यकाल में हेमंत सोरेन के पक्ष में अगर आदिवासी और मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर खड़ा दिख रहा है तो बड़े पैमाने पर गैर आदिवासियों का हेमंत सोरेन से मोह भंग भी हुआ है। और इन गैर आदिवासियों में सिर्फ जिनको ये बाहरी बताते हैं वही नहीं है, झारखंडी हैं, मूलवासी हैं, 1932 के खतियानधारी भी हैं। तो इन सारी परिस्थितियों को अगर मद्देनजर रखें तो हम ये कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन के लिए माहौल 2019 वाला नहीं है, अनुकूल नहीं है और भाजपा के लिए प्रतिकूल तो कतई नहीं है। तो इस बार सत्ता की संभावनाएं परवान चढ़ेंगी किसकी, इस पर नज़र बनाए रखिएगा। लेकिन अगर 2019 से तुलना करें तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो पूरी एकजुटता के साथ लड़ रहा है, भाजपा, आजसू, जदयू और लोक जनशक्ति पार्टी का जो मिला जुला वोट बैंक है वो भाजपा को थोड़ी बढ़त दे रहा है और उसकी सत्ता की संभावनाओं की जो उम्मीद है उसको भी जगाए रख रहा है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस एकजुट दिखाई नहीं दे रहा है, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है कांग्रेस, वहां तो बिल्कुल पलीता लगा हुआ है। कांग्रेस चुनाव लड़ भी रही है या नहीं लड़ रही है ये दिखाई नहीं दे रहा है। राहुल गांधी 2 सभाएं झारखंड में कर चुके हैं लेकिन कोई उम्मीद, कोई आस नहीं जगा पाए हैं। तो ये देखना अब दिलचस्प होगा कि ये मुकाबला कैसा रहता है। 13 नवंबर को पहले चरण का वोट है 43 सीटों के लिए, उसके बाद 20 नवंबर को बाकी बची हुई 38 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 23 नवंबर को परिणाम आ जाएगा, किसके पक्ष में आएगा ये जनता बताएगी और हम आपको बताते चलेंगे कि सीट दर सीट परिणामों का हाल क्या है और कहाँ कौन जीता और किन कारणों से जीता और अगर नहीं जीता तो क्यों नहीं जीता। आप बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए जनमन की बात और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चुनावी माहौल में आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।